हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल घटना चक्र में आज हम करेंगे पार्ट लेक्चर नंबर 21। भारतीय इतिहास का है ये फॉर यूपीएससी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए। और आरओ एआरओ का एग्जाम लगभग दिसंबर में होगा, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन करिए। और घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मुगल काल में हम आज करेंगे आज करेंगे हम आगे का जो भी चैप्टर होगा उसको करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये घटना चक्र का सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सिख संप्रदाय हम कर रहे हैं, तो सिख संप्रदाय स्टार्ट करते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए। गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, हरगोबिंद, हर राय, हर किशन तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता भी कहा जाता है। चौथे गुरु का नाम रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिसमें से एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी बानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर बना। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों गद्दियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य हरगोबिंद साहिब का निर्माण करवाया। इन्होंने तरन तारन और करतारपुर नामक नए नगर बसाए। मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं और उनके हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास आदि की रचनाओं पर उपदेश समाहित है। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर का है। तो अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। इनकी स्थापना उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह की उपाधि लगाने के लिए कहा। प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाल, कच्छा और खाड़ा रखने के आदेश दिए। गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी थी। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ गुरुद्वारा स्थित है। बंदा बहादुर मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु रामदास को या गुरु अमरदास को या गुरु हरराय को या गुरु अंगद को? तो गुरु अंगद को। अगला है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो बाला, रहना या मर्दाना या श्रीचंद को? तो उन्होंने लहना को। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? तो वो किया था गुरु अंगद ने। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? तो गुरु रामदास ने किया था। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर शहर बना था। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? तो वो दिया था रामदास को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गुरु अमरदास मीरी और पीरी कहे जाते हैं, लिखा था या जो भी था पवित्र ग्रंथ लिखा था। और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ और गुरु रामदास ने दल खालसा और गुरु गोविंद ने सिंह। तो ये जो गलत है या सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, ये बी है, बाकी सब गलत है। क्योंकि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों गद्दियों अथवा भागों में बांटा और प्रत्येक मंजी को एक सिख अधिकार में रखा। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। किस गुरु ने सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो उन्होंने की थी अर्जुन देव ने। अगला
क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किया था गुरु अर्जुन देव ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो कौन किसको दिया गया था? तो दिया गया था गुरु अर्जुन देव को, और गुरु हरगोविंद को नहीं दिया गया था, बल्कि गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो गुरु अर्जुन देव को सिखों के पांचवें गुरु थे। जहांगीर के विद्रोह पर उनका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने तरन तारन नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन देव से भेंट की और गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया। और तेग बहादुर 1664 से 75 तक थे। सिखों के नवे गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित मुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 में तेग बहादुर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण से दिया गया। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो वह है तेग बहादुर के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो अवस्थित है हेमकुंड में। ठीक है। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो वो हुआ था गोविंद सिंह का। और किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? वो माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की वजह से। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें से कि उन्होंने सिखों और सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने सिखों के शांतिप्रिय लोग बनाया और उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। तो वह है उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा के रूपांतरण किया गया? तो वह किया गया तेग बहादुर द्वारा, अर्जुन देव द्वारा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ 300 वर्ष पहले। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो वह की थी गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? खालसा हरकिशन जी थे। ठीक है। अगला है, बांदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो वह था लक्षण देव। अब करेंगे मराठा राज्य और संघ। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को 19 फरवरी 1630 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग का महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें छत्री घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। 53 से 50 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था और न ही किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थिति का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की गई। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों में भी मराठा शक्ति की उत्कर्ष में सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता थी। तो बीजापुर के सुल्तान 1659 में अफजल खान ने नामक अनुभवी एक विश्वस्त सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिक शिवाजी ने उसका वध कर दिया था। 1665 में शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी और औरंगजेब ने आगरा में 1666 में कैद कर लिया था शिवाजी को। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद नजरबंद थे। शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इनमें थे पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सोमंत, सेनापति, पंडित, राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये निम्न प्रकार थे। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। आमत्य और मजूमदार क्या था? वित्त एवं राजस्व मंत्री था। वकीया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिक्रिया प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। और सचिव अथवा सुरूनविस क्या था? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। और सुमंत या दबीर विदेश मंत्री था। और सेनापति या सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधक था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश था।
राजा राम की बात करें तो 1689 से 700 तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों के नेतृत्व करता रहा और राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों के स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। संभाजी के बाद मराठा शासन ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया और नवंबर 1713 केवल बालाजी तथा उनके परिवार के लिए ही नहीं अभी तो संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई थी। बालाजी विश्वनाथ का शासन 1713 से 1720 के बीच 1720 में साहू ने बालाजी के विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था। और क्या था, ऐसे ही सब था। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक था और इससे पूर्व की शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 में संगोली की संधि तहत संवैधानिक क्रांति यह प्रक्रिया पूरी हुई। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए, महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा था। और मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन संबंधी थी। इस काल में मराठा जागीरदार को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा का लूटमार किया और अपनी वापसी के पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 फरवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान के सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासकीय थी। होलकर वंश इंदौर में काबिज था। तो क्वेश्चन करते हैं, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो वह है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक उच्च नेतृत्व शक्ति या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। यहाँ पर छायांकित क्षेत्र को बताना है किसके बारे में है। तो चित्र में छायांकित क्षेत्र किसको दर्शाता है? सातवाहनों को, बतापी के चालुक्यों को, राष्ट्रकूटों को, मराठों को। तो मराठों को दर्शाता है। मराठों ने यहाँ तक शासन किया था। अगला है, शिवाजी के मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलाहार के युद्ध में, जो कि इस 1672 में सलाहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 1627 में से 30 तक था या 30 तक था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी का जन्म 1627 से 74 में हुआ था। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में इस शिवाजी को दबाने के लिए भेजा? तो वह था अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो वो थे आगरा में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो वह थी रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इन्हें समर्थ रामदास कहा जाता है। इन्होंने 12 वर्ष पूरे भारत पर भ्रमण किया। इसकी महत्वपूर्ण रचना दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान है। छत्रपति शिवाजी संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण और मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण का तथा लूटपाट। तो ये जो हो जाएगा, ये पहले हुआ था चाकन के किले पर, फिर हुआ था मुगलों के से मतभेद, फिर हुआ था ये यहाँ पर है ना, फिर अफजल खां, 1 2 3 और एक है लास्ट वाला, ये सूरत पर आक्रमण तथा लूटपाट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और घटनाओं का चाकन पर किले का भी 1648 और मुगलों से मतभेद उनका हुआ था 1657 में, और अफजल खां का प्रकरण 1669 में, और सूरत पर आक्रमण या लूटपाट 1664 में हुआ था। इस तरह आरो आरो हमें पूछा गया क्वेश्चन है। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी कहाँ पर? मराठा प्रशासन में। और अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो वो किया था शिवाजी ने। एक्सप्लेनेशन पहले ही बता दिया गया है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो करती थी शिवाजी के। शिवाजी के अष्टप्रधान में से अधिकारी थे कौन से? मजूमदार, दबीर, वाकनीश और सुरनीश। तो ये जो थे सभी के सभी थे।
शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबद्ध था किससे? सैन्य प्रशासन थे। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वह था सोमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सोमंत। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो करती थी शिवाजी के। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, कथन है। और कारण क्या है? प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ए सही है, आर गलत है क्योंकि स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता था। क्या शासन में शिवाजी की सहायता के लिए आठ बड़े अधिकारी मंत्री थे जो एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था और ये शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उन्हें पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह लें, और उनकी सलाह को मानने के लिए भी शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये 8 प्रधान थे जो बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित थी? तो वह थी रुका। रुका तो तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी एवं टका शिवाजी के राज्य के प्रचलित रजत मुद्राएं थी। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। निम्नलिखित में से किसने शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए? तो वह है बालाजी विश्वनाथ, फिर थे बाजीराव, फिर थे बालाजी बाजीराव और फिर माधवराव। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1713 से 1720 में था, और साहू बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र थे 1720 में, और बाजीराव का कार्यकाल 1720 से 1740 था। बाजीराव का 1740 के बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने, तो 1761 तक ये पेशवा रहे। राव का शासनकाल 1761 से 1772 में है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला निम्नलिखित में से कालानुक्रम में रखे छत्रपति साहू जी, राजा राम और संभाजी शिवाजी सेकेंड। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 3-2। ये बी वाला हो जाएगा क्योंकि संभाजी 1680 से 1689 तक थे, 89 तक थे, और राजा राम 1689 1700 तक थे, और शिवाजी 1700 से 1708 में थे, और छत्रपति साहू जी 1708 से 1749। एक कथन कारण दिया है, ये भी देख लेते हैं। 1750 तक मराठा सम्राट पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो कथन कारण दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन कारण मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज व्यक्ति के रूप में उभरे। मराठा पहले शासक थे जिसके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो जो ए है तो सही है, लेकिन आर इसमें गलत है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, देख लेना आप। किसके समय से मराठा राजा नाजीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो वो थे बालाजी बाजीराव। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो वह था ताराबाई के हाथों में। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसमें 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? वह थी ताराबाई। सरंजामी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो वो की थी कुतुब मराठा भू राजस्व प्रथा थी। सरंजामी क्या थी प्रथा? भू राजस्व प्रशासन में संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है चौथ के नाम से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वह था काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, यही कारण था। पानीपत की लड़ाई का तत्कालीन कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने मराठों को हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? मराठा तथा किसके बीच हुआ था? वो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो था 1761 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो वह था नजीम खां। मोंडी लिपि का प्रयोग किसने विलेखों में किया जाता है? तो वो किया जाता है मराठों के विलेखों में। अब है मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम, जिसे कहते हैं बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 की अवधि में शासन किया। खफी खां द्वारा इसे शाह बेखबर की उपाधि प्रदान की गई।
जहांदर शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हुआ था और 1713 में उसकी हत्या कर दी गई थी। 1713 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के लिए अधिकार पुष्टि की गई। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार असरफियां एवं 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ रुपए के जवाहरात और कोहिनूर तथा तख्ते ताउत मतलब मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहते थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम था अली गौहर था। उसे वजीर गाजियुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली का अंग्रेजों द्वारा 1803 में हो गया था। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर, जो 1837 से 57 में था। पिता का नाम अकबर द्वितीय 1806 से 1837 था। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम चौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। उसने अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन तथा 15 लाख रुपए उसकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिकन किलिच खां उर्फ निजामुत मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुत मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया और 18वीं शताब्दी तक उससे सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में आधुनिक उपकरणों को पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई थी। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किए थे। उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्वों पर संस्कृत अनुवाद कराया था। अब देखते हैं क्वेश्चन। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने, जो कि 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। और मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? वो हुआ था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ था। जहांदार शाह जो था 1712 से 13 मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासकीय कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हुआ और 1713 में उसकी हत्या हो गई। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? तो वह था फर्रुखसियर। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो वह थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। तो उत्तरकालीन मुगल राजनीति ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे। 1713-1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट के निर्माता और रूपरेखा के रूप के विख्यात थे। उन्होंने 1713 में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया और 1719 में इन्हें सिंहासन से हटा दिया। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वह था मोहम्मद शाह। अगला, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था कौन? मोहम्मद शाह था। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो वह था मोहम्मद शाह के 1719 से 48 में। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो वह है मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो मोहम्मद शाह, जहांदर शाह और आलमगीर सेकंड और अहमद शाह कौन थे? तो ये था पहले कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले था जहांदर शाह, फिर था मोहम्मद शाह, फिर था अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकंड था। तो यहाँ पर जो था जहांदर शाह 1712 1713 में था और मोहम्मद शाह 1719 से 48 में था। अहमद शाह 1748 से 54 में था और ये 54 से 59 में था।
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वह था शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम अकबर सेकंड था। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो वह था बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। और इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करते। तो ये जो है सही नहीं है, क्योंकि 15 लाख रुपए थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी तो ये चांदनी चौक से पालमपुर, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार और पेशावर से वाराणसी। तो उसका जो साम्राज्य की सीमा के संदर्भ में दिए गए विकल्प में से कोई सही नहीं। अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि संसार के स्वामी का शासन दिल्ली के पालम तक फैला था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन कर दिया। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो वह था सादत खान। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो वह था चिकन किलीच खां। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है 1724 में चिकन किलीच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिक खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हैदराबाद राज्य में के आरकोट निजामत का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 सही। विजयनगर साम्राज्य मैसूर राज्य का उदय हुआ था, बाकी गलत है। 2021 में आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अरकोट का कर्नाटक रियासत का उदय उत्तरवर्ती मुगल काल में सीधे मुगल सत्ता से हुआ था। कथन एक असत्य है इसलिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जंतर मंतर जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। महाराणा जयसिंह द्वितीय वेधशालाएं कहाँ बनवाई गई हैं? तो बनवाई गई हैं सब जगह, मतलब कि दिल्ली में भी है, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी, मतलब प्रयुक्त सभी में। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान संबंधित के लेखक कौन है? तो जयपुर के सवाई जयसिंह हैं। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, इलाहाबाद में, बाकी उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में बनवाई थी। अब करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। आपका मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पर खत्म होता है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।